हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में आज हम लोग अपनी नई बुक आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्लियर है। राजनीतिक लोकतंत्र जो हमारी बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस की, उसमें आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी का। इकोनॉमिक्स को हम लोग पूरा अच्छे से आपका कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो इसमें बात करने वाले हैं बात कर रहे हैं सत्ता की साझेदारी का। अब देखिए सत्ता में कैसी साझेदारी, कैसी सत्ता, इन सब विषय में हम लोग इस चैप्टर में बहुत सुस्पष्ट तरीके से आपका हम लोग बात करेंगे। एक एक करके इसमें से हम सारा अब आपका सुस्पष्ट तरीके से इनको देखेंगे और इनको समझने का आपका प्रयास भी करेंगे। देखिए अगर लेक्चर के दौरान कोई भी आपका डाउट बनता है, कोई चीज़ आपको नहीं आई है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों सारे माध्यम आपके पास खुले हैं। आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, आप अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए ध्यान दीजिए, चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका और इसमें हम समझेंगे कि कैसे कोई सत्ता बनती है, उस सत्ता की साझेदारी की क्या अब आपकी इंपॉर्टेंस है। इन सभी विषयों पर हम लोग अपना इस लेक्चर में आपका बात करने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं और बात करेंगे आपका हम लोग इस आपके परिचय पर। देखिए इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल जो हमने लोकतंत्र के विषय में पढ़ा था, उस यात्रा को, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और उसको जानने का आपका प्रयास भी करेंगे। पिछले साल हमने देखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सारी ताकत एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र में जो कामकाज है, जो कार्य पैटर्न है बिल्कुल बढ़िया चले, तो उसमें आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को, हमको तीनों को पूरी तरह से एक दूसरे से आपका सेपरेट, बिल्कुल अलग और फ्रीडम यानी कि स्वतंत्र रखना होगा। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, जिस चीज को हम लोग सोच रहे हैं वो चीज हमारी आपका पूर्ण हो पाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे के पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। पहले जो आपके 3 चैप्टर होंगे इनमें हम लोग सत्ता के जो आपके बंटवारे से संबंधित चीजें हैं इन्हीं पर हम लोग अपना डिस्कशन रखेंगे, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। अब हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं, यानी कि 2 स्टोरी हम लोग लेंगे। बेल्जियम जो है आपका यूरोप की एक कंट्री है और श्रीलंका आप देख सकते हैं भारत के नीचे, अगर मैं बना दूं, ये रहा भारत और ये रहा श्रीलंका। तो आपका श्रीलंका की और बेल्जियम की हम 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं जिनके माध्यम से हम लोग इनको आपका सभी को आपका बहुत अच्छे से आपका हम लोग इसको पढ़ना जो है आपका प्रारंभ करेंगे और इसमें हम सारी चीजों को देखेंगे। क्लियर है। अब देखिए कह रहे हैं कि ये 2 घटना बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सत्ता के बंटवारे की मांग किस तरह से निपटाई जा सकती है। यानी कि अगर सत्ता में बंटवारे की मांग की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उसको कैसे निपटा सकते हैं। इन 2 चैप्टर के माध्यम से हम लोग ये चीजें आपका सीखने का प्रयास करेंगे और हम लोग इसको जानने का भी प्रयास करेंगे कि हम इसको कैसे निपटा सकते हैं, कैसे इसको फिनिश कर सकते हैं, कैसे इसको देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। ये हमें समझने की आपका जरूरत है। इस घटनाओं को समझने के लिए हम कुछ मदद मिलेगी कि आखिरकार लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हमें सत्ता के बंटवारे के उन रूपों के बीच कर सकेंगे जिनकी चर्चा हम लोग आपके नेक्स्ट जो अध्याय हैं, जो आपके नेक्स्ट चैप्टर हैं, उनमें हम लोग आपका कर सकते हैं। क्लियर है। उनको हम लोग आपका देख लेंगे, ठीक है। आइए इसको देखते हैं।
बात कर रहे हैं इसमें हम लोग जो हमारा आपका चैप्टर है किसकी, श्रीलंका और बेल्जियम की। बेल्जियम और श्रीलंका के बीच के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनको देखेंगे। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। कह रहे अगर हम बेल्जियम की बात करें, पहले बता चुका हूं यूरोप का है, और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो बहुत छोटा है। और अगर इसके जो पास के देश है उनकी बात करें तो फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मन है और लंबवत से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख समथिंग ये है, यानी कि हरियाणा की आबादी से आधा है। इस छोटे से देश में समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है, यानी कि जो यहाँ जातीय बनावट है, जो यहाँ लोग रह रहे हैं वो कैसी है, बहुत आपकी जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इतना % हिस्सा है इस वाले रीजन में रहता है और ये वाली भाषा बोलता है। से 40% लोग आपका वेलोनिया में रहते हैं और ये क्या करते हैं, आपका फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं और क्या है, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग आपका फ्रेंच बोलते हैं और 20% आपका डच बोलते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, सिंपल कर लेते हैं। देखिए देश है हमारा, ठीक है, बेल्जियम। बेल्जियम में आपके 3 भाषा चल रही हैं मेनली, डच बोल रहे हैं, फ्रेंच बोलते हैं और आपकी जर्मन बोल रहे हैं। अगर हम कैपिटल की बात करें जर्मन में, तो जर्मन में फ्रेंच और जर्मन बोली जा रही है। फ्रेंच बोलने वालों की 20% है, कहाँ, जो कैपिटल है राजधानी के अंदर, 80% जर्मन है। ओवरऑल अगर देश की बात करें तो बच्चों सबसे ज्यादा डच बोली जा रही है और उसके बाद आपका फ्रेंच बोली जा रही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये उसके विषय में बता रहे हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। कह रहे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अगर हम उनका कंपैरिजन करें, कंपैरेटिवली हम उनकी तुलना करें तो हमको साफ दिखाई देगा कि वो कैसे हैं, समृद्ध हैं। यानी कि उनकी आपके इकोनॉमिकल जो आपकी कंडीशन है और पॉलिटिकल पावर से बहुत स्ट्रांग है। शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति में नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखा गया। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। क्या थे, कमजोर और अल्पमत थे। फिलहाल जितना पढ़ा है इसको समझिए, और कोई भी अगर डाउट है या कोई चीज समझ नहीं आ रही है आप मेरे को पूछिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट अगर पूछिए। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक क्या है, द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ यानी कि हरियाणा के बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में कई जातीय समूह लोग आपका रहते हैं। सबसे प्रमुख समाजीय समूह है सिंघोलियों का, जिनकी कुल आबादी 74% है, और तमिलों का नंबर आता है फिर, यानी कि दूसरे नंबर पर आपके तमिल लोग हैं जो आपके तमिलनाडु से भागे थे श्रीलंका, जो अंग्रेज आपका उनको मजदूरी के लिए ले गए थे, जिनकी कुल आबादी का 18% है। तमिलों में भी 2 भाषा हैं, एक आपका श्रीलंकाई बाप के मूल तमिल है और दूसरे बच्चों कौन से हैं आपका, ये कितने हैं वो आपका, ये है आपका 13%, और एक है हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए कहाँ गए थे, आपका भारत से लाए गए थे, उन लोगों की संतान है। मौजूद श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांत में आबाद है। कहाँ पर आबाद है,
इन क्षेत्रों में आबाद है। अधिकतर सिंगोली भाषा जो है आपके बौद्ध जो लोग हैं, जो आपका बौद्धिज्म को मानते हैं, जबकि तमिल भाषी लोग में कुछ हिंदू हैं तो कुछ मुसलमान। अब जो तमिल भारत के हैं या तो उनमें कुछ हिंदू हैं या कुछ मुसलमान है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का 7% है, यानी कि 7% पॉपुलेशन कैसी है वहां की? आपका क्रिश्चियन है। क्या है आपका? क्रिश्चियन है 7%। और सिंगोली भाषा तमिल, इन दोनों को वो आपका इसमें बोलते हैं। इस तरह आपको देखना है कि क्या उनकी भाषा का रूप रंग क्षेत्र है, क्या वो कुछ बोलते हैं, आप इसको इसमें समझ सकते हैं। तो इतना फिलहाल देखिए और मुझे बताइए कि कोई डाउट है या कोई चीज आपको ऐसा है जो उसमें समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो इसमें अब तक समझ ना आई हो। चलिए देखिए, देख लिया? देख लिया? चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, थोड़ा सा एक बार हम जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। अब देखिए, ये कैपिटल है ब्रुसेल्स, बेबीलोन, फ्लेमिश और जर्मन भाषी। थोड़ा बेल्जियम के नक्शे को देखिए एक बार आप लोग और इसको समझने का प्रयास करिए, गौर करिए इसे नीचे से ऊपर तक, फिर मैं आपको कुछ और बताऊंगा इसके विषय में। देखिए, पढ़ने से ज्यादा हम लोगों को चीजों को समझने में, उसको देखने में चीजें हमारे साफ होनी चाहिए कि क्या चीजें हैं, किस प्रकार की हैं, ताकि हम इनको बहुत अच्छे से एक एक करके सब चीजों को आपका समझ सकें। देख लिया? अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या में फ्रेंच वाले भाषाओं पर, जर्मन भाषाओं पर अपनी इच्छाओं को थोप सकते हैं। कह रहा है कि अगर बहुमत की बात करें तो बहुमत के आधार पर इन लोगों को ये सारी चीज आपका इन पर थोपी जा सकती है। इसके बीच उनकी लड़ाई और बढ़ जाती है। संभव था कि इसे देश के बंटवारा ब्रुसेल्स के दोनों पक्षों पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। श्रीलंका में सिंघोली आबादी का बहुमत ज्यादा था और वे मुल्क की अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब हम देख सकते हैं कि असल में दोनों देश में क्या हुआ। कह रहे हैं कि असल में जो आपके दोनों देश हैं उनमें क्या हुआ, इनके विषय में थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं और इस पर हम लोग आपका बात भी कर लेते हैं। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंघोली समुदाय ने नेताओं में अपनी बहुराष्ट्र बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित सरकार ने सिंघोली समुदाय की प्रभुता कायम रखने के लिए अपनी बहुसंख्या परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनारे करते सिंघोली एकमात्र राजभाषा घोषित कर दी। क्या कर दी आपका? कि जो आपका सिंघोली है वो एक मात्र क्या होगी? राजभाषा। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंघोली को प्राथमिकता देने की नीति चली। नए संविधान में यह संविधान भी आपके प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत का संरक्षण करेगी और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल की नाराजगी शासन को लेकर उनके बेगानेपन को बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध मतावलंबी सिंघोली के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टी उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीति उन्हें सम्मान, राजनीतिक अधिकारों से वंचित रख रही है। नौकरी और अन्य फायदों कामों के लिए उनके साथ भेदभाव हो रहा था। उनके परिणाम के हितों को अनदेखा किया जा रहा था। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंघोली समुदायों के बीच झगड़े आपके चल गए। आप सबसे पहले एक बार श्रीलंका को देख लीजिए।
इसकी स्थिति पर गौर करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी इसको देखना, पढ़ना, समझना बहुत जरूरी है। देख रहे हैं नहीं? चलिए, आया समझ? अब श्रीलंका में जो आपके सिंघोली लोग हैं वो कहाँ कहाँ निवास कर रहे हैं, तमिल भाषी कहाँ है, भारतीय तमिल कहाँ है, मुसलमान कहाँ है, इस पूरे को क्षेत्र में आपको संख्या के हिसाब से आपको इसमें देख सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं और आप उनका समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। ठीक। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और तमिल भाषा को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों में स्वायत्तता की उनकी मांग को लेकर नकारा थे। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलिम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच परस्पर अविश्वास के टकराव के रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध का आपका परिणाम हुआ, और कह रहे जब इनमें आपको लड़ाई हुई तो क्या निकला? गृह युद्ध का परिणाम हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग आपके मारे जा चुके थे। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इसी से कई गुना ज्यादा लोग रोजी रोटी आपका चौपट हो गई, अपना पढ़ने लगे। 10वीं के अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में पहले अध्याय में कि हम देश के छात्रों की आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ गृह युद्ध का मुल्क सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा कर रहा था। 2009 में इसका जाकर क्या हुआ? कहीं अंत हुआ। यानी कि जो देश की आंतरिक में जो चीजें खराब हुई थी, उसका क्लासेस जो थे आपके 2009 में जाकर वो आपका क्या हुआ बच्चों? पूरा हुआ। तो आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से ये क्लासेस आपके फैले चले और कैसे इनको अंतिम रूप मिला। तो आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे अगर कोई देश में अगर कोई एक बहुसंख्यक लोग दूसरे बहुसंख्यक लोग पर हावी होता है, कम अल्पसंख्यक पर, तो बच्चों हमारे सामने बहुत सारी सामाजिक और राजनीतिक जो समस्या है किसी भी देश में आपका ये बहुत कॉमन रूप में आपका खड़ी हो सकती हैं। आप इनको समझ सकते हैं कैसा है कि बहुत कॉमन रूप में आपका खड़ी हो जाएंगी। तो आपको इन सब पर गौर करना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि ऐसी स्थिति कहीं पर ना हो। आइए बेल्जियम की समझदारी के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखिर में नेपाल में जो स्थिति थी, बेल्जियम ने कैसे अपनी समझदारी को दिखाया। आइए इस विषय में हम लोग एक एक करके आपका संक्षिप्त रूप से हम इसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लियर है? और इसके विषय में बात भी करेंगे। देखिए, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सामाजिक विविधताओं को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, सिर्फ इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। उनके लिए उन्होंने जो व्यवस्था की वह बहुत कल्पनीय है। कह रहे जो उन्होंने अब आपकी व्यवस्था की है वो कैसी है? बहुत कल्पनीय। और क्या था कि देश में रहने वाला आपका किसी भी समुदाय का आदमी अपने आप को अकेला महसूस ना करे, सब मिलकर रह सके, इसके लिए उन्हें केवल 4 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपके किए। कई और देश ऐसा नहीं कर पाए। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारी को बॉक्स में देखें, इसकी कुछ मुख्य बातें आपको दिखाएगी। देखिए क्या क्या किया उन्होंने। पहली जानकारी जो है हमें इसके माध्यम से हमको मिल जाएगी और हम इसको देख भी सकते हैं, ठीक है, और हम इसको पढ़ भी सकते हैं कि क्या है। सबसे पहले इसको देखिए और इसको देख कर थोड़ा सा आपका संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी।
चाहे कोई डच हो या फ्रांसीसी हो, दोनों की मंत्री की संख्या समान होगी। कुछ विशेष कानून तभी बनाए जा सकेंगे जब दोनों भाषीय समुदाय के संसद का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार एक समुदाय के लोगों को एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द कर देगी, यानी कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। यानी कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, यानी कि वो भी आपके स्वतंत्र रूप से चल रही है। ब्रसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रसेल्स का के सामने प्रतिनिधित्व के इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया है, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार की बराबरी का प्रतिनिधित्व जो था आपका स्वीकार किया है। ठीक है, इसको समझिए। केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी कि सामुदायिक सरकार। कौन सी है तीसरी? सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। फ्रेंच, डच और जर्मन बोलने वाले लोगों के समुदाय की भी चाहे भी रहते हों, इस समुदाय को सरकार के चुने जाते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों में बोलने में फैसला लेने का उनको अधिकार है। आपको बेल्जियम का कुछ मॉडल जटिल लगेगा, निश्चित रूप से वह जटिल है, क्योंकि खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों भी, पर यह व्यवस्था काफी सफल रही। इसके मुल्क में गृह युद्ध की आकांक्षा पर विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़े में बढ़ जाता और अब अनेक यूरोपीय देश के साथ मिलकर यूरोपीय संघ का बनने का श्रीलंका और बेल्जियम की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि दोनों देश में लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाया। कह रहे जो आपके सत्ता की साझेदारी की अगर बात करें तो दोनों देशों ने क्या किया, इस सवाल को अलग अलग ढंग से आपके निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और श्रीलंका के क्षेत्रीय भावनाओं का आदर करने पर देश की एकता और एहसास, समरूपता, ये सब बनी रह सकती है, दोनों के पक्ष में आपके चल सकते हैं। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। यह पता चला कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व कायम करेंगे तो सत्ता में उनकी हिस्सेदारी ना बनाने का फैसला कर सकते हैं, तो देश में एकता की जो एकता है वो संकट में आपका पड़ सकती है। तो सबने क्या किया, अलग अलग फैसला लिया। क्लियर है? तो यहां तक कुछ पूछना है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए, देख रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिए इसको। किसी बच्चे को डाउट, कोई चीज समझ नहीं आई हो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो इससे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको आपका इन सब चीजों पर देखेंगे। ध्यान दें। अब देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसको हम लोगों को देखना है कि सत्ता में आखिर में साझेदारी क्यों होनी चाहिए। अब तक तो हमने दोनों देशों की कहानी को पढ़कर उनको जानने की कोशिश करी कि भाई किस तरह से हो और क्या चीज है। इन थोड़ा सा हम इन सभी को आपका देख सकते हैं, इनको पढ़ भी सकते हैं और इन पर हम लोग आपका विश्वास भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए चलिए ध्यान दीजिए। और किसी को कुछ पूछना बच्चों? देखिए, तो आपको इन सब पर ध्यान देना है। तो बेल्जियम का और श्रीलंका में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, आज हमने आपकी सत्ता की साझेदारी के विषय में नेपाल और श्रीलंका और आपके बेल्जियम के विषय में पढ़ा। क्लियर है? अब आप देखिए, जब आगे बढ़ेंगे तो आप उसमें नेपाली कंडीशन को भी आगे पढ़ेंगे, क्या स्थिति रही है। तो इसमें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके श्रीलंका और बेल्जियम में किस प्रकार के आपकी जो
राजनीतिक आपकी गतिविधि हो रही, अशांति थी, उन सभी कारणों का पढ़ा। कल हम लोग सत्ता की सरदारी क्यों जरूरी है इसके विषय में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।